नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार को आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेके आता हूं, जिसमें हम पिछले सप्ताह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस क्लास में हम करंट अफेयर्स के साथ साथ उन्हीं क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी सॉर्ट आउट करते हैं। तो सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं सारणी पर किस फील्ड से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। खेल की बात करें दोस्तों, खेल से हमने 6 क्वेश्चन लिए हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 4 क्वेश्चन लिए हैं। स्थान से इस बार 5 क्वेश्चन है। पुरस्कार से 6 क्वेश्चन लिए गए हैं। रक्षा की बात करें तो रक्षा से 3 है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 2 है। योजना से भी 2 क्वेश्चन है और लास्ट में विविध से 7 क्वेश्चन। टोटल कितना है? 35 क्वेश्चन है। दोस्तों, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स की क्लास होती है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या डिफेंस से संबंधित कोई भी भर्ती परीक्षा हो, या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी भर्ती परीक्षा होती है, उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स की क्लास हर बुधवार को आपके लिए मैं लेके आता हूँ 35 क्वेश्चंस के साथ में। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हम खेल के क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे खेल के क्वेश्चंस की। पहला सवाल देखते हैं खेल का आज का। हाल ही में पैरा शूटिंग विश्व कप 2025 में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, स्वर्ण, रजत या फिर कांस्य। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर आपको टिक करना है। उसके बाद आपको कमेंट करना है 35 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। तो बताइए राइट क्वेश्चन क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल। अवनी लेखरा ने पैरा शूटिंग विश्व कप जो है कहाँ हुआ है? अल एंड दुबई, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया, जिसमें अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता है। किस कैटेगरी में जीता है? महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी। SH1 कैटेगरी में अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम अवनी लेखरा जी की, तो यह पहली भारतीय महिला है जिन्होंने पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण और कुल 3 पदक जीते हैं। बात करें हम टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक की, जिसका आयोजन 2021 में हुआ था, कोरोना की वजह से डिले हुआ था, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी में। इसके अलावा दोस्तों इसी में ही इन्होंने कांस्य पदक भी जीता था। जो स्पर्धा थी वो 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 कैटेगरी में। इसके अलावा बात करें हम पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की, तो इन्होंने अपना जो मेडल था वो बरकरार रखा और इसमें भी इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया, वही 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी में। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में WTA फाइनल्स का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन आपके सामने है। WTA फाइनल्स का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? ऑप्शन आपका दोस्तों इसमें राइट होगा सी ऑप्शन, एरिना रायबकिना। कहाँ से हैं? कजाकिस्तान से हैं और उन्होंने आरीना सबालेंका जो विश्व की नंबर टेनिस स्टार है उनको हरा करके ये टूर्नामेंट जीता है। और ये पहला खिताब है इनका WTA का। किसका? एलिना रायबकिना का। कहाँ से है? कजाकिस्तान से। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में 53वें शांति स्वरूप भटनागर मेमोरियल इंडोर टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राजगीर, भोपाल, धनबाद या फिर फरीदाबाद में? तो कहाँ किया गया है? 53 शांति स्वरूप भटनागर मेमोरियल इंडोर टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आपका सी राइट होगा दोस्तों इसमें, धनबाद में। आयोजन की बात करें तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च धनबाद झारखंड द्वारा इसका आयोजित किया जा रहा है। और दोस्तों इस टूर्नामेंट की बात करें हम तो ये टूर्नामेंट जो है ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR का एक अखिल भारतीय टूर्नामेंट है जो अलग अलग जोन में भी आयोजित किया जाता है। इस बार जो इसका आयोजन किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है? धनबाद में। ठीक है, झारखंड में। आगे देखते हैं। हाल ही में सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुना गया पहला भारतीय पैरा एथलीट कौन बना है? अवनी लेखरा, शीतल देवी, सुमित अंतिल या फिर दीपा मलिक। सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय पैरा एथलीट कौन बना है? ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा बी ऑप्शन, शीतल देवी। जम्मू कश्मीर से हैं ये और शीतल देवी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता चुने जाने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट बनी है। वे एशिया कप 2025 स्टेज 3
जिसका आयोजन जेदा में किया जाएगा। कंपाउंड वर्ग में भारत का ये प्रतिनिधित्व करने वाली है। इसके अलावा बात करें दोस्तों हम शीतल देवी की, तो इन्होंने काफ़ी पदक जीते हैं भारत के लिए। एशियाई पैरा गेम्स 2022 की बात करें, जिसका आयोजन हांगजोंग चाइना में हुआ था, उसमें इन्होंने व्यक्तिगत कंपाउंड में गोल्ड मेडल जीता, मिश्रित युगल कंपाउंड में गोल्ड मेडल जीता और महिला युगल कंपाउंड में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। पेरिस पैरा ओलंपिक की बात करें तो ब्रोंज मेडल जीता था इन्होंने मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन में। इनके साथ जो थे वो राकेश कुमार थे। इसके अलावा विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियंस की बात करें तो इन्होंने महिला व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन में गोल्ड मेडल जीता है और ऐसा करने वाली ये बिना हाथ की पहली महिला भी बनी है। इसके अलावा बात करें 2023 में विश्व पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप की, तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। इसके अलावा बात करें हम 2025 में अभी विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में महिला युगल कंपाउंड ओपन में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और मिश्रित युगल कंपाउंड ओपन में ब्रोंज मेडल जीता है। इनको 2023 में भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया है और यह वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशिया युवा एथलीट 2023 का एशियाई पैरालंपिक समिति द्वारा इनको चुना गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में देश भर में भारतीय हॉकी का शताब्दी समारोह कब मनाया गया? ऑप्शन आपके सामने है। भारतीय हॉकी का शताब्दी समारोह कब मनाया गया? तो कब मनाया गया है बताइए। ऑप्शन आपका बी राइट होगा, 7 नवंबर 2025 को। भारतीय हॉकी की शताब्दी वर्षगांठ का शुभारंभ 7 नवंबर 2025 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहाँ है? ये नई दिल्ली में। ये पूछा जा सकता है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में है, वहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया है। और दोस्तों इस शुभारंभ में दिलीप तिर्की साहब जो हैं वो हॉकी इंडिया अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में और पूर्व भारतीय कप्तान भी हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो अभी वर्तमान में केंद्रीय खेल मंत्री हैं, ये भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। ठीक है, तो 7 नवंबर को अभी दिल्ली में अपने जो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में है वहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन आपके सामने है। 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अभी बने हैं, तो कौन बने हैं? ऑप्शन आपका इसमें बी राइट होगा, राहुल वी एस भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है, शतरंज में ये प्रदान किया जाता है। और दोस्तों बात करें, उन्होंने 6ठी आसियान व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप जीतकर यह खिताब अपने नाम किया है। इसके अलावा बात करें भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर की, तो चेन्नई के हैं इल्लमपर्ती AR, ये 90वें ग्रैंड मास्टर थे भारत के। 89वें की बात करें तो रोहित कृष्णा S अगस्त में बने थे, ये 89वें ग्रैंड मास्टर। और जो ग्रैंड मास्टर है दोस्तों, ये खिताब फिडे द्वारा प्रदान किया जाता है और ये शतरंज का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। ठीक है, तो भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राहुल VS। क्लियर, आगे देखेंगे। अब बात करेंगे प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चंस की। पहला सवाल देखते हैं इसका। हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? रक्षा लेखा महानियंत्रक नरोत्तम मिश्रा, अभिजीत दास, विश्वजीत सहाय या पुनीत शर्मा जी। तो किसे बनाया गया है भारत का रक्षा लेखा महानियंत्रक? ऑप्शन आपका सी राइट होगा, इसमें विश्वजीत सहाय जी को भारत में रक्षा लेखा महानियंत्रक के पद पर नियुक्त किया गया है। देख सकते हैं आप। ये इनकी बात करें दोस्तों तो ये 1990 बैच के IDS अधिकारी हैं और अभी जो हैं ये इससे पहले ये प्रशासनिक कैरियर में वित्त मंत्रालय में कार्य किया है इन्होंने। नीति निर्माण और योजना से जुड़े कई अहम पदों पर इन्होंने कार्य किया है। अब इनको भारत का रक्षा लेखा महानियंत्रक के पद पर इनको नियुक्ति दे दी गई है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS का महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय मानक ब्यूरो BIS का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, वो किसे किया गया है बताइए। ऑप्शन आपका इसमें सी राइट होगा, संजय गर्ग जी को भारत में भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, बात करें संजय गर्ग जी की तो ये केरल कैडर के 1994 बैच के IAS अधिकारी हैं और इन्होंने वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सचिव
और कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के अपर सचिव के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। अब इनको भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? किरण देशमुख, बी शिव कुमार, गुरचरण सिंह या फिर समीर सक्सेना जी। 40वें नंबर का है भारतीय नौसेना में मटेरियल प्रमुख का पदभार किसे मिला है बताइए। ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा बी शिव कुमार जी को भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी में 40वें मटेरियल प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, बी शिव कुमार जो फ्लैग ऑफिसर के पद पर हैं अभी ये ने नौसेना मुख्यालय ATVP, नौसेना डॉकयार्ड और कमांड मुख्यालय में विभिन्न प्रमुख पदों पर इन्होंने कार्य किया है और अब इनको भारतीय नौसेना में 40वें मटेरियल प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में जेम्स वॉटसन का निधन हो गया है। 1962 में किसकी खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जेम्स वॉटसन। ऑप्शन है कैंसर, प्रोटीन, DNA या फिर हेपेटाइटिस B वैक्सीन। जेम्स वॉटसन जी का भी निधन हुआ है। 1962 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस वजह से इनको पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन आपका सी राइट होगा DNA की खोज के लिए इनको 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1953 में इन्होंने DNA की ट्विस्टेड लैंडर संरचना यानी कि डबल हेलिक्स की खोज की थी और इस 1953 की खोज के बाद में 1962 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। स्थान से संबंधित क्वेश्चंस की पहला सवाल देखते हैं स्थान का। हाल ही में डिजिटल समावेशन की दिशा में स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो कौन सा बना है? ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा सी ऑप्शन, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाओं को दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में तैनात करने के लिए स्टारलिंक के साथ समझौता करने वाला भारत का ये पहला राज्य बन गया है। बात करें दोस्तों स्टारलिंक की, तो ये आपको पता है एलन मस्क जो हैं उसकी ये एरोस्पेस कंपनी है। SpaceX का द्वारा संचालित एक सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड सेवा है और ये उच्च गति यानी कि हाई स्पीड एवं फाइबर ऑप्टिकल या पारंपरिक सैटेलाइट इंटरनेट की तुलना में तेज गति वाली ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करता है। ठीक है, और इसका जो लक्ष्य रखा है वो प्राथमिक लक्ष्य जो है दुनिया भर के उन क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है जहां पारंपरिक फाइबर या मोबाइल नेटवर्क पहुंच नहीं पाते हैं, उनकी सेवाएं खराब होती है। इसको स्टारलिंक के साथ में ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये समझौता हुआ है और ये भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उद्घाटन किया गया है? भुवनेश्वर, नोएडा, पटना या फिर चेन्नई। तो कहाँ किया गया है ये? ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा ए, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा में भारत का पहला एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, कंपनी की बात करी जाए तो सेस्केम प्राइवेट लिमिटेड है। उद्देश्य क्या है? सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर के निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करना, जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है, आत्मनिर्भरता हासिल करनी है क्योंकि सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो भारत में नहीं बनते हैं, विदेशों से आयात किए जाते हैं। इस वजह से भारत सरकार ने इस पर काफ़ी फोकस कर रखा है और अब इसका जो उद्घाटन किया गया है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में पहला बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या फिर कोच्चि में पहला बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क। तो कहाँ किया गया है ये? ऑप्शन आपका इसमें डी राइट होगा, कोच्चि में। 4 से 6 नवंबर तक ये कोच्चि केरल में इसका आयोजन किया गया था, जो कि प्रथम बिम्स्टेक भारत मरीन रिसर्च नेटवर्क सम्मेलन ने बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में सतत ब्लू
इकोनॉमी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज करवाई गई है। अब बात करें दोस्तों बिम्स्टेक की, तो इसका फुल फॉर्म की बात करें हम तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, यानी कि हम बात करें बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। ठीक है, स्थापना कब हुई थी इसकी? तो स्थापना 6 जून 1997, 6 जून 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। बैंकॉक घोषणा जो हुआ था उसके माध्यम से। इसका जो हेडक्वार्टर पड़ता है वो ढाका बांग्लादेश में है। इसमें सदस्य जो देश हैं वो अभी वर्तमान में 7 सदस्य देश हैं, जिसमें 5 जो हैं वो दक्षिणी एशियाई देश हैं, जिनमें बात करें हम भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका। और जो 2 देश हैं दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं, उनमें बात करें तो म्यांमार और थाईलैंड है। ठीक है, ये जो इनका बिम्स्टेक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आर्थिक सहयोग बढ़ाना, आपस में तकनीकी सहयोग बढ़ाना, कनेक्टिविटी बढ़ाना, सामाजिक प्रगति करना और सुरक्षा के संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो आपसी सहमति से इसमें किए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे हाल ही में किस स्थान पर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत के पहले पूर्ण डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत का पहला पूर्ण डिजिटल संग्रहालय कहाँ किया गया है बताइए? ऑप्शन आपका इसमें डी राइट होगा दोस्तों, नवा रायपुर में। नाम की बात करें तो शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय। उद्घाटन की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, नवा रायपुर अटल नगर जो है वहां पर इसका उद्घाटन किया गया है और ये देश का पहला आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत का पहला पूर्ण डिजिटल संग्रहालय है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में गोगाबिल झील को रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? गोगाबिल जो झील है उसको रामसर स्थल घोषित किया गया है। ये किस राज्य में पड़ता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड या फिर बिहार में। तो किस राज्य में है ये? ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा डी, बिहार राज्य में। बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल कर लिया गया है, जिससे आधिकारिक तौर पर रामसर कन्वेंशन 1971 के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भारत की 94वीं आर्द्रभूमि बन गई है। कुछ दिन पहले ही अभी भारत में जो 93 और 92, 92 और 93 जो रामसर स्थल घोषित किए गए थे वो दोनों ही बिहार से थे। गोकुल जलाशय जो बक्सर में है, जून में अभी इनको घोषणा की गई थी। गोकुल जलाशय बक्सर वाला और उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण में जून में इनको रामसर स्थल शामिल किया गया था। अभी 92 जो है गोकुल जलाशय, 93 उदयपुर झील और 94 नंबर का जो है वो अभी कौन सा है? गोगाबिल झील। ठीक है, तो ये भी बिहार के हैं तीनों, जो अभी लेटेस्ट जो रामसर स्थल में इनको शामिल किया गया है। क्लियर? आगे देखेंगे पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन। पहला सवाल देखते हैं पुरस्कार का आज का। हाल ही में कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा डी ऑप्शन, हेरिटेज फूड्स लिमिटेड। इसको 2025 गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों बात करें हम गोल्डन पीकॉक अवार्ड की, तो ये जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1991 में IOD यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा की गई थी। किस उद्देश्य से की गई थी? ये पुरस्कार कॉर्पोरेट उत्कृष्टता, सामाजिक जिम्मेदारी, शासन अखंडता और व्यावसायिक प्रदर्शन के लिए एक वैश्विक बेंचमार्क माना जाता है और इसमें काफ़ी श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाता है। जैसे कि बात करें उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड, कॉर्पोरेट सामाजिक साझेदारी के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड, व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड,
जोखिम प्रबंधन के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड, पर्यावरण प्रबंधन के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड, ये काफ़ी श्रेणियों में दिया जाता है। और इसकी जो मूल्यांकन का जो विजेता होता है इसका, वो एक 3 टायर यानी कि 3 स्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर इसका चयन किया जाता है। और अब ये एक वैश्विक पहचान बन गया है गोल्डन पीकॉक अवार्ड, ठीक है। तो इस बार जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र में जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है वो किसे मिला है? हेरिटेज फूड्स लिमिटेड को। क्लियर? आगे देखेंगे। हाल ही में मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया है? ऑप्शन आपका राइट होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन जी को 2025 का मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में इन्होंने अच्छा योगदान दिया है? कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस और जटिल मिश्र धातुओं के उन्नत मॉडलिंग में उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करें हम मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार की, तो ये पुरस्कार जो है ये गोवा सरकार द्वारा, जो भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मनोहर पर्रिकर जी हैं, उनकी याद में ये पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और ये जो पुरस्कार है ये मुख्य रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले युवा भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है, ठीक है। पुरस्कार स्वरूप एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और 5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। इसका जो चयन किया जाता है वो डॉक्टर अनिल काकोडकर प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक है, उनके आधार और उनकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति द्वारा कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद ही इसका चयन किया जाता है। और प्रतिवर्ष दिसंबर माह में ये पुरस्कार जो मनोहर पर्रिकर जी थे उनकी जयंती पर ये पुरस्कार दिया जाता है। 2023 के पुरस्कार का बात करें हम तो डॉक्टर मथुराज एस थे, जिन्होंने चंद्रयान 3 मिशन के संचालित अवरोहण प्रक्षेपवक को डिजाइन किया था, ठीक है। तो 2025 का मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक जो पुरस्कार है वो डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन जी को दिया गया है। आगे बात करेंगे। हाल ही में विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन आपका राइट होगा, ऑप्शन इसमें डी राइट होगा, श्री श्री रविशंकर जी को। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी को वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। श्री श्री रविशंकर जी को यह सम्मान उनके वैश्विक शांति निर्माण और मानवीय नेतृत्व को देखते हुए दिया गया है, ठीक है। देख सकते हैं आप श्री श्री रविशंकर जी को। क्लियर? आगे देखेंगे। हाल ही में प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्यूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्यूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 किसे मिला है? बताइए। ऑप्शन सी, सेरेना विलियम्स, जानी मानी टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स को यह पुरस्कार मिला है। दोस्तों यह पुरस्कार खेल, कला, साहित्य और विज्ञान क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्टता और योगदान को में जो योगदान देते हैं उनके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। बात करें हम सेरेना विलियम्स की तो 73 सिंगल्स टाइटल, जिनमें से 23 तो ग्रैंड स्लैम है। इन्होंने अपने कैरियर में 73 सिंगल टाइटल जीते हैं और उनमें से 23 जो हैं वो ग्रैंड स्लैम टाइटल हैं। 2022 में इन्होंने टेनिस से संन्यास ले लिया था और 2025 में यह सम्मान उनकी विरासत की ताकत का प्रतीक है। अब इनको यह पुरस्कार दिया गया है प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्यूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 किसे मिला है? सेरेना विलियम्स जी को। आगे देखेंगे। हाल ही में फोक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? फोक्स नेशन द्वारा दिया जाता है पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? ऑप्शन आपका इसमें सी राइट होगा, मेलानिया ट्रंप। देख सकते हैं अमेरिका की सेकंड लेडी, फर्स्ट लेडी बोल सकते हैं। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी वाइफ हैं।
इनको ये पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार फोक्स नेशन द्वारा हर वर्ष उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो समाज में सेवा, साहस और नवोन्मेष के माध्यम से देशभक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, इस पुरस्कार की बात करें, इस पुरस्कार की शुरुआत 2019 में की गई थी, पेटेंट ऑफ द ईयर पुरस्कार की, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये समाज सेवा में, साहस में और नवोन्मेष के माध्यम से देशभक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए इस बार का जो पुरस्कार मिला है वो मेलानिया ट्रंप जी को मिला है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में किस राज्य को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा डी, हिमाचल प्रदेश को। यह सम्मान नई दिल्ली में आयोजित डिजी लॉकर 2025 कार्यशाला और सम्मेलन के दौरान दिया गया है। यह पुरस्कार नागरिक केंद्रीय डिजिटल सेवाओं के एकीकरण में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। ठीक है, विशेष रूप से डिजी लॉकर पर सेवाओं को एकीकृत करने के लिए। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार को ये मिला है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ये प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जाता है, जिसका नाम क्या है? पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रक्षा से संबंधित क्वेश्चंस को, पहला सवाल देखते हैं रक्षा का। हाल ही में भारतीय सेना ने रेगिस्तान युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन और काउंटर ड्रोन क्षमताओं के परीक्षण के लिए कौन सा अभ्यास किया है? ऑप्शन आपके सामने है, वायु मित्र सेकंड, पवन मित्र सेकंड, वायु समन्वय सेकंड और पवन समन्वय सेकंड। राइट आंसर आपको टिक करना है। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन आपका इसमें सी राइट होगा, वायु समन्वय सेकंड। भारतीय सेना ने रेगिस्तान युद्ध क्षेत्र में ड्रोन और काउंटर ड्रोन क्षमताओं के परीक्षण के लिए जो युद्ध अभ्यास किया है वो वायु समन्वय सेकंड किया है। ठीक है, दक्षिणी कमान के तहत रेगिस्तान क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया है, मुख्य रूप से राजस्थान बॉर्डर पर, और जो इसका उद्देश्य है वो उभरते हवाई खतरों के खिलाफ सेना की प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करना और स्वदेशी तकनीकों का उपयोग करना है। ठीक है, इसका आयोजन किया गया था राजस्थान की बात करें, राजस्थान के जो अग्रिम इलाका है, खासकर रेगिस्तान क्षेत्र का, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। और इसमें जो उद्देश्य माना गया है वो ड्रोन और ड्रोन प्रतिरोधक संचालन के लिए सैद्धांतिक मूलाधारों का विकास और परीक्षण करना है, जिससे उभरते हवाई खतरों के खिलाफ बल की प्रतिक्रिया क्षमता मजबूत हो सके। यह अभ्यास अगली पीढ़ी के युद्ध के लिए सेना की तैयारी को परखने पर केंद्रित था। ठीक है, आगे बात करेंगे। हाल ही में पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, राजस्थान या फिर ओडिशा में। कौन सा? पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास कहाँ किया गया है? ऑप्शन आपका राइट होगा ए ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो मेचुका पड़ता है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। क्या उद्देश्य है? तीनों सेनाओं की संयुक्त शक्ति और तालमेल का प्रदर्शन करना है, खासकर ऊंचाई वाले और कठिन पहाड़ी इलाकों में भविष्य के युद्ध परिदृश्यों के लिए तैयारी मजबूत करना है। ठीक है, पूर्वी प्रचंड प्रहार है जो कि तीनों सेनाओं द्वारा संयुक्त रूप से ये किया गया था, और ये अरुणाचल प्रदेश के मेचुका क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर किया गया है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम। हाल ही में दक्षिणी नौसैनिक कमान में आधारित होने वाला पहला सर्वे पोत का नाम क्या है, जो सर्वे वेसल वर्ग का तीसरा पोत है? ऑप्शन है करंज, अरिघात, वागरी या फिर इक्चक। दक्षिणी नौसैनिक कमान में आधारित होने वाला पहला सर्वे पोत कौन सा है? ऑप्शन आपका राइट होगा डी, इक्चक। भारतीय नौसेना को कोच्चि नौसैनिक अड्डे पर सर्वे वेसल लार्ज यानी कि SLV श्रेणी के तीसरे पोत INS इक्चक, कौन सा है? INS इक्चक को औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल किया गया है। ठीक है, INS संधायक और INS निर्दास पहले ही नौसेना में सम्मिलित है। अब जो तीसरा शामिल किया गया है वो INS इक्चक किया गया है। ठीक है, इसकी विशेषता की बात की जाए तो ये ऐसे SVL वर्ग का तीसरा पोत है, और जो दक्षिणी नौसेना कमान यानी कि कोच्चि में तैनात होने वाला पहला सर्वे पोत है। निर्माण की बात की जाए इसके निर्माण की तो गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी कि GRSE लिमिटेड कोलकाता द्वारा इसका निर्माण किया गया है,
और इसको संस्कृत में कहा जाता है इक्षक। अगर अर्थ की बात की जाए तो इसका अर्थ क्या है? मार्गदर्शक। ठीक है, आगे देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन। पहला सवाल देखते हैं आज का इसका। हाल ही में वर्ष 2027 तक अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से चलने वाले एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए प्रोजेक्ट सनकैचर किसने लॉन्च किया है? इसरो, नासा, मेटा या फिर गूगल? तो किसने किया है? ऑप्शन आपका राइट होगा डी, गूगल ने 2027 तक अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से चलने वाला एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए प्रोजेक्ट कौन सा है? सनकैचर है। वो किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। ठीक है, वर्तमान में गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई हैं और गूगल ने प्रोजेक्ट सनकैचर अंतरिक्ष में बनाने की घोषणा की है, जिसका जो उद्देश्य है वो अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर स्थापित करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। हाल ही में भारत की पहली घरेलू CAR-T सेल थेरेपी का क्या नाम है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए लॉन्च किया गया है? नेक्सार 21, नेक्सार 19, नेक्स्ट जेन 51 और नेक्स्ट जेन 11। तो कौन सा है ये टी सेल थेरेपी? उसका नाम क्या है? ऑप्शन आपका इसमें बी राइट होगा, नेक्सार 19। नेक्सार 19 जो है उसको लॉन्च किया गया है। और इसके निर्माण की बात करें दोस्तों हम, तो इसका निर्माण IIT बॉम्बे, टाटा मेमोरियल अस्पताल और बायोटेक कंपनी इम्यूनोएसिटी द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, इसका जो महत्व है, इसे दुनिया की सबसे सस्ती CAR-T यानी कि सेल थेरेपी माना जाता है, जो पहले पश्चिमी देशों में 3 से 4 करोड़ की अत्यधिक लागत पर ही उपलब्ध थी। इसका लॉन्च कैंसर के उन्नत उपचार और भारत में सुलभ और किफ़ायती बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे योजना से संबंधित क्वेश्चन को। पहला सवाल देखते हैं योजना का। हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना शुरू करने की घोषणा की गई है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार या फिर तमिलनाडु में? तो किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट जो परियोजना है उसको लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन आपका इसमें बी राइट होगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसको लॉन्च करने की घोषणा की गई है। इसका वो क्रियान्वयन है वो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, इसके द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाने वाला है। और ये भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना है। इसका जो उद्देश्य है वो मुख्य उद्देश्य माना जाता है पर्यटन स्थलों और आसपास के क्षेत्रों में होटलों, रिसोर्ट्स और अन्य इमारतों को पर्यावरण अनुकूलन, तापन और शीतलन समाधान प्रदान करना है। ठीक है, यह परियोजना पारंपरिक बिजली पर निर्भरता को कम करके पर्यटन के साथ साथ स्थानीय समुदायों के लिए बिजली के बिल में बचत और जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करने वाली है। ठीक है, तो ये भूतापीय ऊर्जा है जो कि भारत की सबसे बड़ी है। इसको आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में इसको लॉन्च किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस कार्यक्रम के दौरान अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना निधि का शुभारंभ किया है? तो कहाँ किया है? ऑप्शन आपका ए राइट होगा, उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2025। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा था? भारत मंडपम, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा था। और इस कार्यक्रम के दौरान अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ रुपए के रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन फंड को भी लॉन्च किया है। क्या उद्देश्य है? देश में वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करना है। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट देखते हैं विविध से संबंधित क्वेश्चन। लास्ट पार्ट है अपना आज के करंट का विविध के क्वेश्चन। पहला सवाल देखते हैं आज के विविध का। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE द्वारा पहला
सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स का अंतर्राष्ट्रीय और 31वां वार्षिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? टोक्यो, दुबई, नई दिल्ली या फिर कोलंबो में? तो सीबीएसई का था ये सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स। ये कहाँ है? दुबई में इसका आयोजन किया गया। 31वां वार्षिक सम्मेलन था जिसका आयोजन ग्रैंड हयात जो होटल है दुबई, वहाँ पर इसका किया गया था आयोजन। और इसमें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई इसके आयोजन करता था। क्या उद्देश्य है? सहयोग बढ़ाना है आपस में, नवीन पद्धतियों को साझा करना है और नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से समग्र शिक्षा की पुनर्कल्पना करना है। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का पहला सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था 31वां, वो कहाँ हुआ है? दुबई में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किन दो भारतीय सहकारी समितियों को विश्व की अग्रणीय सहकारी समितियों में मान्यता दी गई है? ये ऑप्शन है आपके सामने। भारत की दो सहकारी समितियां हैं, उनको वर्ल्ड में अग्रणीय सहकारी समितियों में स्थान दिया गया है। वो कौन सी है? ऑप्शन आपका बी राइट होगा, अमूल और इफ्को। ठीक है, अमूल और इफ्को, इन दोनों को, दोनों भारतीय सहकारी समितियां हैं, इनको विश्व की अग्रणीय सहकारी समितियों में स्थान दिया गया है। ठीक है, अमूल की स्थापना 1946 को कैरा जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड आनंद गुजरात के रूप में की गई थी और 1950 में इसे सहकारी संस्थान ने अमूल ब्रांड की शुरुआत की थी। इफ्को की बात की जाए तो इफ्को की स्थापना 1967 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, तो अमूल और इफ्को दोनों को ही अपने जो विश्व अग्रणीय सहकारी समितियां हैं उसमें मान्यता दी गई है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में तंबाकू यानी कि धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? भूटान, मालदीव, सिंगापुर या फिर थाईलैंड? तो कौन सा देश है जो तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, तो कौन सा है ये? ऑप्शन आपका बी राइट होगा, मालदीव। मालदीव जो है वो दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाया है। किस पर? तंबाकू या धूम्रपान पर। कानून का जो उद्देश्य है वो, इस प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य तंबाकू मुक्त पीढ़ी बनाना है और भविष्य में तंबाकू से होने वाली बीमारियों और मौतों को कम करना है। ठीक है, तो मालदीव जो देश है उसने पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू कर दिया है। किस पर? तंबाकू पर। आगे देखेंगे, हाल ही में भारत सरकार द्वारा वंदे मातरम के निर्माण के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 2025 में 1 वर्ष का उत्सव शुरू कर रही है? तो भारत सरकार जो है वंदे मातरम जो गीत है उसका कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक वर्ष का उत्सव शुरू कर रही है? 150 वर्ष, 150 वर्ष हो गए हैं इसको लिखे हुए। 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसकी रचना की थी और इसको अभी 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसका जो आयोजन कर रहे हैं वो संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। और यह जो उद्घाटन समारोह है दोस्तों, ये 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक, यानी कि 1 साल तक ये चलने वाला राष्ट्रव्यापी उत्सव है। इसका शुभारंभ हो गया है और जो वंदे मातरम है, जिसमें वंदे मातरम के सशक्त संदेश और संगीत परंपराओं का सम्मान किया जाएगा। 1 वर्ष तक चलने वाला है ये और इसका जो संचालन किया जा रहा है वो संस्कृति मंत्रालय यानी कि भारत सरकार द्वारा इसका किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे कहाँ किया गया था? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, वहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया था 7 नवंबर को। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण एवं संघ वैश्विक समीक्षा में किस भारतीय विश्व धरोहर स्थल को अच्छा यानी कि गुड दर्जा दिया गया है? सुंदरबन डेल्टा, खांगचेंद चोंगा राष्ट्रीय उद्यान, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिमी घाट। तो कौन सा है ये ऑप्शन आपका सी राइट होगा दोस्तों, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पड़ता है ये? असम में। ठीक है, एक सींग वाला गैंडा यहाँ का फेमस है, आपको पता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के नवीनतम वैश्विक आकलन में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को अच्छा यानी कि गुड रेटिंग दिया गया है और यूनेस्को ने 2016 में इसे भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया था। ठीक है, कब किया था? 2016 में। और यहाँ का जो फेमस जो जानवर है वो एक सींग वाला गैंडा है। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में किस भारतीय संस्थान को
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे या फिर आईआईटी रुड़की। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत में किस भारतीय संस्थान को पहला रैंक हासिल हुआ है? तो कौन सा है वो? आईआईटी दिल्ली। ठीक है, वैसे तो देखा जाए तो किसी भी भारतीय संस्थान को पहला स्थान नहीं मिला है क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में। ठीक है, लेकिन इसका जो फर्स्ट रैंक मिला है वो मिला है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT, ये अमेरिका का है। इसको पहला रैंक मिला है, अमेरिका विश्व स्तर पर पहले स्थान पर रहा है। भारतीय औद्योगिक संस्थान आईआईटी दिल्ली जो है वो भारत के सभी संस्थानों में सर्वश्रेष्ठ रहा है, यानी कि भारत का जो रैंकिंग रहा है वो 123वें नंबर पर रहा है वर्ल्ड में। परंतु भारत में जो पहली संस्थान है वो कौन सी है? किसे स्थान मिला है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली को। ठीक है, दिल्ली को ये पहला स्थान मिला भारत में। वैसे ओवरऑल बात की जाए तो 123वें स्थान पर रहा है। पहले नंबर की बात करें तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT अमेरिका की कंपनी है, संस्थान है, इसको पहला स्थान मिला है। ठीक है, हाल ही में 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की COP30 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली भारत, ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम, बेलेम ब्राजील और पेरिस फ्रांस। तो कहाँ किया जा रहा है? 30वें नंबर का इस संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन बेलेम ब्राजील में इसका आयोजन किया जा रहा है। अभी 10 से 21 नवंबर तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। और ये जो उद्देश्य है, ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 30वां सत्र है, जहां दुनिया के नेता जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, 30वें नंबर का है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो COP30 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेलेम ब्राजील में। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार को लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।